हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर, जो कि है हमारा फूड सिक्योरिटी। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे उसमें फूड सिक्योरिटी था। हमने फूड के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज फूड, क्या होता है, एंड सिक्योरिटी क्या होती है, और हमें सिक्योरिटी की नीड क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैलामिटी आ जाती है, प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमें फूड को सिक्योर करना पड़ता है। अब हम ये कवर करने वाले हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से सिटीजन्स है, पीपल्स है जिनको फूड सिक्योर करने की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से एरिया है जिन पर फूड इनसिक्योरिटी का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं वैसे तो। उसमें देखिए हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें क्या क्या चीजें हमने कवर करी थी। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, तो फूड सिक्योरिटी में हमने उसके 3 डायमेंशंस को स्टडी किया था। 3 डायमेंशंस जो थी वो क्या क्या थी हमारी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। और इसमें यह है कि देखो, अगर जो फूड है ना, ऐसा होना चाहिए फूड आप उसको अफोर्ड कर सके, आपकी पहुंच तक हो, आप एक्सेसिबल हो उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए। एंड नेक्स्ट था अवेलेबिलिटी। एटलीस्ट फूड अवेलेबल तो होना चाहिए ना। अगर फूड अवेलेबल ही नहीं होगा तो उसको अफोर्ड होने का एंड साथ ही साथ उसे एक्सेस होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। फर्स्टली ये है कि फूड अवेलेबल हो, एंड देन दूसरी चीज ये होती है कि अगर फूड अवेलेबल है तो आपकी पहुंच तक भी वो होना चाहिए। मान लो फूड भी है, अवेलेबल भी है, एक्सेस भी, आप उसकी पहुंच तक भी हो एंड अफोर्ड नहीं कर पा रही हो ड्यू टू मनी, या फिर आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग, या कोई अदर प्रॉब्लम भी उस पे हो सकती है। तो इन तीनों डायमेंशंस को हमने स्टडी किया था कि फूड भी अवेलेबल हो, आप एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए एंड अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो फूड हो एटलीस्ट आपकी इनकम इतनी तो हो कि आप उस फूड को क्या कर पाओ, अफोर्ड कर पाओ। एंड इसमें हमने बंगाल फेमाइन के बारे में भी स्टडी किया था कि एक ऐसा फेमिन आया था, कैलामिटी आई थी, नेचुरल डिजास्टर आई थी, जिसकी वजह से लोगों को स्टारवेशन के फेमिन का सामना करना पड़ा था, जिसमें बहुत सारे जो लोग थे उनकी डेथ भी हो चुकी थी। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से एरिया है, कौन कौन से स्टेट है जिनमें सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी इफेक्ट करती है। ठीक है, कौन कौन सी जगह है जहां पर लोग पुअर पीपल ज्यादा है, जहां फूड सिक्योरिटी मतलब बहुत ज्यादा केयरफुली होनी चाहिए, बट वहां पर फूड सिक्योरिटी को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं। विच स्टेट्स आर मोर फूड इनसिक्योर, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की नीड है बट फूड सिक्योर नहीं हो रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। The food insecure people are disproportionately large in some area of the country. हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली ऐसे लार्ज एरिया है जहां पर फूड क्या है, इनसिक्योर है। Such as economically backward states with high incidence of poverty. देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पॉवर्टी है, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज ऐसे हैं रीजंस, मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा, जहां पर नेचुरल डिजास्टर ज्यादा फेस करने को मिलते हैं वो इनसिक्योर एरिया है। कुछ जैसे हिली एरिया है, अर्थक्वेक हल्का सा भी आया तो मतलब वो मूव हो जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो उन जगह पर क्या होता है कि फूड इनसिक्योरिटी है। साथ ही साथ ट्राइबल एरिया, पॉवर्टी जहां ज्यादा देखने को मिलती है, रिमोट एरियाज, ये सारे एरिया कैसे हैं, ये सारे ही एरिया ऐसे हैं जहां फूड इनसिक्योरिटी है। और स्टेट्स में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। और इसका सेकंड रीजन ये है कि इन सारे ही एरियो में जो हमारी पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, इन सबकी एक लार्ज पॉपुलेशन है। अब लार्ज पॉपुलेशन है, एरिया भी है, अब पॉपुलेशन इतनी लार्ज है
कि उनको उतनी ही अमाउंट में लैंड एरिया तो फिक्स है, बट पॉपुलेशन एक लार्ज पॉपुलेशन है, तो उतने में उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, जिस वजह से उनको फूड इनसिक्योरिटी को फेस करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश, यूपी की तो पॉपुलेशन अगर काउंट की जाए तो पूरे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ की नीड फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पर फूड सिक्योरिटी देखने को मिलती है, इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो भी बहुत हाई रेट पे पॉवर्टी देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश एंड साथ ही साथ बिहार के अंदर में। ओके, तो ये वो एरिया हैं जिन एरियो में आप क्या देखते हो, फूड को इनसिक्योर। तो ऐसे एरियो में ऐसी कुछ स्कीम्स की जरूरत है जहां पर फूड को सिक्योर किया जाए। मे बी कभी बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटी आ जाए तो यहाँ जो लोग हैं, जहाँ यहाँ के जो पीपल्स है, सिटीजन्स हैं, वो भूख से मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप्स मोस्ट अफेक्टेड। ऐसे कौन से सोसाइटी के ग्रुप है जो फूड को लेकर ज्यादा से ज्यादा इनसिक्योर है? सबसे ज्यादा किनको ये चीजें फेस करने को मिलती है? द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप्स इंक्लूड लैंडलेस। जो लैंडलेस पीपल है, जिनके पास में खुद की जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं, दूसरों के लैंड पे काम करते हैं या कोई जॉब करते हैं। मान लो उनकी जॉब छूट जाए, या फिर जिस पर्सन के यहाँ वो दूसरों के लैंड पे काम कर रहे हैं, वो जो लैंड एरिया है, अगर वो वहां से उनकी जॉब हट जाए या फिर कोई एपिडेमिक वगैरह आ जाए तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। उनके पास तो खुद की लैंड भी नहीं है कि वो उस पर ग्रो करके सरवाइव कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, लैंडलेस पीपल को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, अब उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा है। लैंड पुअर हाउस ऑफ रूरल सेटिंग, लैंड पुअर हाउस ऑफ रूरल सेटिंग, जो जिनके पास लैंड तो है बट वो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव वाले एरिया में रहते हैं, लैंड एरिया है बट स्मॉल लैंड एरिया है, वो उस छोटे से लैंड एरिया पे क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, बट वो जो छोटा सा लैंड एरिया है ना, उनकी फैमिली मेंबर्स इतने ज्यादा है, फैमिली की पॉपुलेशन ही इतनी है कि वो उस छोटे से लैंड एरिया पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, और उसको मार्केट में सेल करने के बाद भी उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो जो लैंड रूरल एरिया में जिनके पास पुअर लैंड एरिया है, उनको भी इसको लेकर इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को लेकर सरवाइव करना पड़ता है। People in poorly paid job and casual workers involved in seasonal labor in urban areas are also heavily impacted. जो peoples हैं पोअरली पेड जॉब, जो पेड जॉब्स पे काम कर रहे हैं, मतलब आप अगर एक महीना जॉब पे गए तो आपको एक महीने की सैलरी मिलेगी, आप जॉब पर नहीं गए तो आपको उस मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी, और उनको आपसे कम सैलरी वाला अगर कोई पर्सन उसी काम को करने वाला मिल गया तो वो आपको भी जॉब से निकाल देंगे। इन दोनों ही केस में क्या होता है, आपको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग हैं जितना वो अर्न करेंगे उतना ही वो खा सकेंगे, उतनी ही फूड को वो सिक्योर कर सके। अब जॉब ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से काम कर पाएंगे, फूड को इंटेक कर पाएंगे। कैजुअल वर्कर्स हो गए, जो मतलब जिनको सिर्फ सीजन टू सीजन ही वर्क मिलता है, जो सीजन टू सीजन में ही काम करते हैं, एक सीजन तो उनके पास काम है तो अच्छा खाना पीना सब खाएंगे, बट जब दूसरे सीजन उनके पास काम नहीं है तो वो उस सीजन वो भूख से भी मर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अर्बन एरियाज में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, क्योंकि अर्बन सिटीज एरिया में क्या होता है, लोग डेली वेजेस वर्कर होते हैं, वो डेली कमाते हैं और डेली ही वो खाते हैं। तो इस केस में अब वो एक दिन कमा रहे हैं तो एक ही दिन का खाएंगे, दूसरे दिन कमाए तो उस दिन का खाएंगे। ऐसे में कोई डिजीज आ गई लाइक कोरोना, तो उन लोगों को घर पे बैठकर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे एरियो में फूड सिक्योरिटी की नीड बहुत ज्यादा है। आपको ये चीजें क्लियर हो रही है? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फूड सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमने देखो दो तीन प्रॉब्लम्स को पढ़ी। रूरल एरिया में लैंडलेस पीपल हो गए, जो हमारी सोसाइटी की लोअर बैकवर्ड क्लास हो गए, उन लोगों को फूड इनसिक्योरिटी को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों पर। अब देखो पीपल्स तो कोई इसकी मना नहीं पाएंगे ना, तो उसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए
कुछ पॉलिसीज बनाती है। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इंडियन गवर्नमेंट जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है इसको डेवलप कर रही है, कंसिस्टिंग ऑफ टू मेन पार्ट्स, अ बफर स्टॉक इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने दो स्कीम्स निकाली है, एक बफर स्टॉक है एंड सेकेंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में पीडीएस भी बोला जाता है। ठीक है, ये दो मेन पार्ट है जिनको हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। In addition of the PDS, various poverty alleviation initiatives support for food security। PDS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पोवर्टी को कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से पोवर्टी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है सोसाइटी में। ठीक है, इसमें पीडीएस में जो प्राइस होता है उस प्राइस को कम कर देते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एक प्रोग्राम चलाया गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, फूड फॉर वर्क है, मिड डे मील है, अंत्योदय अन्न योजना है। ये सारी स्कीम किस लिए चलाई गई है? ये सारी ही स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है लोगों की जो पोवर्टी लाइन है, पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, और ताकि लोगों तक फूड पहुंच सके, लोग अच्छे से खाना खा सके। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका भूख, हंगर। ये वो, अब हम सारी चीजें क्यों स्टडी कर रहे हैं? सब कुछ हमारा इसी एक वर्ड के ऊपर बेस्ड है, हंगर, भूख। भूख एक ऐसी चीज है, अगर इंसान उसकी पूरी ना हो ना तो इंसान ऊपर भी पहुंच सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम भूख को ही पढ़ेंगे, हंगर को स्टडी करने वाले हैं। हंगर भी टू टाइप्स की होती है, तो उससे पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि व्हाट इज हंगर। हंगर क्या है? हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पोवर्टी। हंगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है पोवर्टी का। आप ये नहीं कह सकते कि वो गरीब है तो वो भूखा ही होगा। हंगर हर एक पर्सन के लिए होती है, सिर्फ ये गरीबों के लिए नहीं होती कि वो पोवर्टी, बिलो पोवर्टी लाइन है, पुअर है तो सिर्फ हंगर उसी को होगी। हंगर हर एक पर्सन को हो सकती है, सिर्फ चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, इट ब्रिंग्स अबाउट पोवर्टी। ये पोवर्टी के साथ, तो हंगर देखो पोवर्टी के साथ आती है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हर पुअर पर्सन ही हंगर होगा। जब पोवर्टी आती है ना तो भूख अपने आप आ जाती है, हंगर अपने आप आ जाती है, बट हंगर सबके अंदर है। Attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। अब यहाँ पर देखो क्या चीजें बता रहे हैं, the attainment of food security therefore involves eliminating current hunger। यहाँ पर हमने फूड सिक्योरिटी को लेने के बाद जो हमारी करंट हंगर है ना उसको एलिमिनेट किया है, और हमने ये भी रिस्क हटा दिया है कि इन फ्यूचर हम अगर हंगर को फेस कर रहे हैं तो हम उसको भी रिड्यूस कर सके। तो ये हमने दो टॉपिक समझे कि फूड सिक्योरिटी के थ्रू हम अपनी करंट हंगर और जो फ्यूचर हंगर का रिस्क है उन दोनों को ही क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। करंट एंड फ्यूचर हंगर है दोनों को ही। इट हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। हंगर के टू टाइप्स है या फिर टू डायमेंशंस है। फर्स्ट है आपका क्रॉनिक हंगर, इन सेकेंड है आपका सीजनल डायमेंशंस। तो हंगर क्लियर हुआ, हंगर हर वो पर्सन नहीं है कि जिसको भूख लगती है, सॉरी जो पोवर्टी लाइन पे है वो ही गरीब हंगर है, ऐसा नहीं है। पोवर्टी के साथ हंगर आती है। जो लोग गरीब है वो अपने आप ही उनको भूख लगेगी, क्यों? क्योंकि देखो वो गरीब है तो वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जो प्रॉपर उनको फूड चाहिए वो उसका इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए पोवर्टी के साथ हंगर अपने आप खींची हुई चली आती है। और हंगर के टू डायमेंशंस होते हैं, क्रॉनिक हंगर एंड साथ ही साथ दूसरा क्या है आपका, दूसरा है सीजनल हंगर। तो पहले यहाँ पर हम क्रॉनिक हंगर को स्टडी करेंगे कि क्रॉनिक हंगर क्या है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डाइट्स persistently adequate in terms of quantity and quality. Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival। तो यहाँ कौन सी ऑफ डाइट्स, देखिए क्रॉनिक हंगर को अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, लोग ऐसे भी होते हैं जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं खा पाते। मतलब फूड तो उनको मिल रहा है बट जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए उस क्वांटिटी में वो फूड को इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो उसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ही लो क्वालिटी का फूड वो यूज कर रहे हैं। मतलब जो उनकी हेल्थ के लिए भी
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो इस टाइप का फूड खाते हैं जो उनके लायक नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक हंगर। मतलब उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनको ना चाहते हुए भी लो क्वालिटी के फूड को इंटेक करना पड़ रहा है। दे हैव टू ईट, ठीक है, दे हैव टू ईट ड्यू टू क्रॉनिक हंगर। वो उस फूड को खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उनको खाना पड़ रहा है, उनको क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हंगर, वेरी लो इनकम। क्यों, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज्यादा लो है कि वो एक इनेबिलिटी टू बाय फूड, कि वो उस फूड को बाय नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेने लायक, बाय करने लायक उनकी इनकम नहीं है। तो इवन फॉर सर्वाइवल, तो उन्हें उसी फूड से सर्वाइव करना पड़ रहा है। अब सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो कुछ खाने के लिए वो जो उनको मिल रहा है वो उसी को खा रहे हैं। वो लो क्वालिटी ऑफ फूड भी यूज कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि वो उनके हेल्थ के लिए डेंजरस है, बट फिर भी उनको उसका यूज करना पड़ रहा है। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ इनकम, यह है क्रॉनिक हंगर। तो आई होप आपको क्रॉनिक हंगर क्लियर हो गया होगा। जो लोग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खा पाते, मतलब सिंपल वर्ड में जो अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, भूख है बट उनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, क्रॉनिक हंगर है। क्रॉनिक हंगर has reduced in rural areas from 2.3% of households in 1980 से 0.7 in 1999 से 2000। जो क्रॉनिक हंगर है वो काफी हद तक रिड्यूस हुई है। पहले 1980 में ये कितनी थी, 2.3% थी, अब ये और ज्यादा कम हो गई है, 0.7% हो गई 99 से 2000 के बीच में। इन अर्बन एरियाज में इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 0.8% 0.3% हो गए ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसी सेम टाइम पीरियड में ये 0.8% थी, फिर ये 0.3% हो गई। मींस ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जो क्रॉनिक हंगर है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। ओके, अब देखिए सीजनल हंगर। अब सीजनल हंगर क्या होती है, सीजनल हंगर होती है जैसे एक फार्मर है, वो जब फार्मिंग में ग्रो करेंगे सिर्फ उनको तभी तक मिलेगा और उसके बाद उनको नहीं मिलता है अगर वो उसको मार्केट में सेल कर देते हैं तो। वैसे फार्मर क्या करते हैं, वो अपने साल भर के लिए खाने लायक जो होता है वो उसको अपने घर पे ही स्टोर करके रख लेते हैं। बट जो पेड जॉब कर रहे हैं, जब तक उनकी जॉब है तब तक उनको फूड मिलेगा और उसके बाद उनको फूड नहीं मिलेगा। It is related to seasonal cycles of food growing and harvesting. It affects landless agricultural laborers in rural areas the most. यह सबसे क्या है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स है। जिनके पास जमीन है वो तो अपने खाने लायक थोड़ा बहुत ग्रो कर लेंगे, बट प्रॉब्लम है जिनके पास लैंड ही नहीं है। अब जिनके पास लैंड नहीं है वो तो खुद दूसरों को यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, तो उनको इस चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब वो ग्रो कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग टाइम है फूड का, तब तक तो उनको फूड मिलेगा। आफ्टर दैट जब वो घर पे बैठ जाएंगे तब उनको फूड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी फ्री में किसी को खिलाना नहीं चाहता है। अर्बन एरिया में क्या होता है, कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सफर फ्रॉम दिस ड्यूरिंग टाइम व्हेन दे डू नॉट गेट वर्क। अर्बन में क्या है, जो कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जब तक वो काम करते हैं, जब तक उनको काम नहीं मिल जाता तब तक वो इस चीज को सफर करते हैं। जब उन्हें काम मिल जाता है तो उनको एक क्वालिटी ऑफ फूड खाने को मिलता है, बट जब तक उनको काम नहीं मिलता तब तक उनको खाने के लिए भी चीजें नहीं मिलती। तो क्या है, सीजनल हंगर है कि मींस जब तक आपके पास काम नहीं है तब तक आपको खाना भी नहीं मिल रहा है, जब आपके पास काम है तभी आपको खाना भी मिल रहा है। The proportion of household experiencing seasonal hunger in rural areas had reduced significantly from 16.2% in 93 2.6% 99 से 2000, मतलब ये भी रिड्यूस हुई है। अर्बन एरिया में 5.6% थी, अब 0.6% हो गई है सेम टाइम पीरियड में। क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर, दोनों ही हंगर में हमने एक चीज समझी कि पहले जितनी थी उस टाइम से अब के टाइम पर क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। क्रॉनिक हंगर में पर्सन को क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं मिल पाता। सीजनल हंगर में उसको सीजन टू सीजन फूड नहीं मिला, जिस सीजन उसने काम किया उस सीजन तो फूड है, बट जिस सीजन उसने काम नहीं किया उस सीजन उसको फूड नहीं मिलता है। ओके, ये देखिए टाइप्स ऑफ हंगर 83 1993 94 99 से 2000 16.2 थी, क्रॉनिक हंगर 2.3
टोटल थी 18.5%, 4.2 0.9 5.1 2.6 0.7 33 3.3। मतलब देखिए तो ओवरऑल कम हुई है, ये रूरल है और ये अर्बन, दोनों में ही क्रॉनिक और सीजनल दोनों टाइप्स की ही जो हंगर है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। The eradication of hunger and reducing the risk of future hunger is required to attain food security। अब देखिए क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर, ये जो दोनों टाइप की आपकी हंगर थी ना, फूड सिक्योरिटी की वजह से ये दोनों ही हंगर ने फ्यूचर रिस्क को कम कर दिया है कि हमें फ्यूचर में भी, अपने फ्यूचर टाइम में भी हंगर को लेकर जो रिस्क था वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। किसकी वजह से, फूड सिक्योरिटी की वजह से। फूड सिक्योरिटी का मतलब है हमें फूड को सिक्योर करके रख लेना है अपनी प्रॉब्लम्स वाले टाइम के लिए। कभी भी कोई भी डिजास्टर आ सकता है, कोई भी डिजीज आ सकती है, कोई भी एपिडेमिक टाइम पीरियड आ सकता है, वॉर हो सकती है, इन सभी टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना होता है, फूड को सिक्योर करके रख लेना होता है कि हमारी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, उस टाइम हम फूड को अगर सिक्योर करके रखेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम में हमारी हेल्प करेगा। तो ये मान लो आज हम फूड सिक्योर करके रख रहे हैं, फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम हम घर में बैठकर चीजों को खा सकते हैं। किसकी वजह से, फूड सिक्योरिटी की वजह से। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। क्रॉनिक हंगर इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ inadequate फूड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्रॉनिक हंगर किसके बेस्ड है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जब तक फूड को हार्वेस्ट और ग्रो नहीं करते जब तक आपको फूड नहीं मिलेगा, आफ्टर हार्वेस्टिंग आपको फूड मिलेगा। Indian agriculture adopted a new strategy which resulted in the green revolution। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते ही हमने एक ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन को तो वैसे सबने सुना ही समझा ही होगा, बट फिर भी आज हम यहाँ दोबारा देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। एक नई स्ट्रेटेजीज लेकर आए थे, जो नई स्ट्रेटेजीज थी वो हमारी क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन थी। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से 1970 के टाइम पीरियड के बीच में आया था, पर्टिकुलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पर्टिकुलरली जिसका सबसे ज्यादा जिस क्रॉप को ग्रो किया गया है वो थे आपके व्हीट एंड राइस। यही दो क्रॉप ऐसी थी जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी क्रॉप का किया गया था। इन जुलाई 1968 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी रिलीज्ड अ स्पेशल टाइटल व्हीट रेवोल्यूशन। जिस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था उस टाइम पे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को एक नया टाइटल दिया था और वो नया टाइटल था व्हीट रेवोल्यूशन में। और व्हीट रेवोल्यूशन इसको टाइटल इसलिए दिया गया था ड्यू टू बिकॉज ऑफ, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या था, व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन था वो सबसे ज्यादा किया जा रहा था, इसीलिए उसको उन्होंने न्यू टाइटल दिया। व्हाट इज द न्यू टाइटल, व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, और व्हाइट रेवोल्यूशन का देखो जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट था उतना ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा सिर्फ कुछ ही स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा इसको यूज किया गया था, ग्रो किया गया था, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा। जो हमारे साउथ के जो कुछ स्टेट है वहां पर इसका जो नेग्लेक्ट बोल सकते हैं, इसका जो इफेक्ट था वो नेग्लेक्ट था। इसके लिए HYV सीड्स मंगाए गए थे जिनका प्राइस बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए हर एक स्टेट इस ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रॉफिट नहीं ले पाया था, सिर्फ कुछ ही स्टेट इसका ज्यादा प्रॉफिट ले पाए थे। पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह ये कुछ स्टेट थे। और इस टाइम पे इतना ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन किया गया था ना कि लोग ये कहो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए थे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि मतलब एकदम से फ्लड आ गया था व्हीट का एंड राइस का, फ्लड इतने ज्यादा अमाउंट में। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही सक्सेसफुल रेवोल्यूशन रहा था इंडिया के लिए, ठीक है। फॉर इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ वेरी सक्सेसफुल रेवोल्यूशन फॉर इंडिया। इसमें इसी की वजह से फ्यूचर में आने वाले जो रिस्क रहता था हंगर को लेकर वो भी क्या हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे, क्योंकि लोगों के पास में एक सोर्स था कि अब वो उनके पास फूड सिक्योरिटी है, फूड है जो सिक्योर रखा हुआ है, कभी भी प्रॉब्लम के टाइम पीरियड में वो उनकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, ये देखिए ये डेटा दिया हुआ है, प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स में दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है कब से कब तक,
2021 से 22 का है, 1960 से 61 तक। देखिए जब से लेके 1960 61 जब ये बोल सकते हैं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम पीरियड से लेके 21 से 22 के टाइम पीरियड तक एक में भी आप ये नहीं देखोगे कि जो हमारा डेटा है वो रिड्यूस हुआ है, सब में आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। देखिए सिर्फ ये कुछ है 14 से 16 के बीच में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, बट उसके बाद में फिर क्या हुआ, बढ़ता हुआ ही चला गया। देखो ये तो कभी कभी भी थोड़ा ऊपर नीचे चलता ही रहता है, बट यहाँ पर भी इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ था। ये टन में है तो टन में तो अगर 1 टन भी रिड्यूस होता है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, बट इतना नहीं हुआ कि लोगों को फेमाइन आ जाए, स्टार्वेशन देखना पड़े। 1940 में बंगाल फैमिन आया था। इस टाइम पे इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी, फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से, तो गवर्नमेंट ने जो भी थोड़ा बहुत रख रखा था उसी के थ्रू आगे वो सप्लाई किया जा रहा था और लोगों को भूख से मरने से बचाया जा रहा था। और यही टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें वॉर भी चल रही थी, तो आधे से ज्यादा फूड जो था वो इंडिया से बाहर सप्लाई किया जा रहा था। जो फूड था वो बाहर सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। इवन 30 लाख जो पीपल थे उनकी डेथ हो चुकी थी फूड की वजह से, फूड ना होने की वजह से, क्योंकि जो फूड था वो बाहर सप्लाई किया जा रहा था। बाहर सप्लाई क्यों किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की वॉर चल रही थी, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे। ये देखिए द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश विच वाज 44.01 एंड 30.21 मिलियन टन्स इन 2015 एंड 16। अब देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था इस वाले में 14 से ये ना 15 16 ये 14 15, इसमें क्या हुआ, हमारा जो क्रॉप की ग्रोथ थी, प्रोडक्शन था, वो थोड़ा सा कम हो गया था। क्या हुआ था, थोड़ा सा कम हुआ था। एंड उसी टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ग्रोथ के हाईएस्ट रेट मिले थे। क्यों, अब क्या था, जो आपका प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी तो बढ़ेगा। जब ठीक है प्रोडक्शन कम हुआ, अब लोगों की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी, डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ी है तो प्राइस और ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वगैरह में इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, व्हीट और राइस को, इसलिए हाईएस्ट प्राइस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इसके क्या करे थे, गेन किए थे 15 से 16 के बीच में। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 252.22 मिलियन टन, ये कब था, 201.516, ठीक है, इतने मिलियन क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था। वेस्ट बंगाल and UP on the other hand recorded significant production of rice 15.75 and 12.51 million tons, which production in the country rose to nearly 17 million tons that year from the previous best harvest of 12 million tons। हर बार कंट्री का जो प्रोडक्शन था वो 17 मिलियन टन बढ़ रहा था, डिक्रीज नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ही फूड सिक्योरिटी में वो काम आएगा और लोगों की हंगर को वो शांत कर पाएगा। क्लियर है ये चीजें। तो ओवरऑल क्या मिलता है हमें, ओवरऑल डेटा ये मिलता है कि सिर्फ फूड प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब हम इंडिया में फूड सिक्योरिटी देखेंगे। ये तो देखो हमने ओवरऑल डेटा पढ़ा, एक जो एक फेज हमारे इस चैप्टर का खत्म हो चुका है जिसमें हमने फूड को पढ़ा, उसके डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, हंगर को स्टडी किया, फूड सिक्योरिटी के बारे में स्टडी किया, कौन कौन से ऐसे एरिया जहां इफेक्ट किए जाते हैं और पीपल कौन कौन से हैं जिन पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी का क्या नजरिया है, किस तरीके से इंडिया में फूड सिक्योरिटी की जाती है। अभी तक तो हमने इंडिया से बाहर वाले एरिया में पढ़ा था, बट अब हम इंडिया से बाहर क्या सारे वही चीजें चल रही थी घूम फिर के, बट अब हम पर्टिकुलरली इंडिया को लेकर चलेंगे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी कैसे की जाती है। चीजें वही है बट हम इंडिया के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। देखिए आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर ही आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद द कंट्री हैज अवॉइडेड फैमिन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया अवॉइड फैमिन,
देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही इंडिया ने अभी तक जो फैमिन आया उसको अवॉइड किया है। इवन जो हमारी एडवर्स वेदर कंडीशन रही है ना, उसमें भी हमने क्या करा, जो फैमिन है उसको क्या करा, अवॉइड किया है। क्यों अवॉइड किया है वो तो उसको देखने के बाद ही मिलेगा। मतलब हमने अपनी सिचुएशन को इतना ज्यादा सक्सेसफुल कर लिया कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए ना तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सबसे लाइव एग्जांपल दूं तो लाइव एग्जांपल अभी 2020 में कोरोना आया था, उस टाइम पर भी इंडिया इतना सक्सेसफुल रहा था कि कोई भी पर्सन भूख से तो नहीं मरा। अगर जो मर भी रहा था तो उसकी कुछ अदर प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। बट अगर प्रॉपर राशनिंग सिस्टम प्रॉपर था, लोगों को खाना भी दिया जा रहा था, फिर भी लोग, मतलब सिचुएशन देख रहे हो आप, एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें लोग भूख से मरते थे, बट उसके बाद अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि भूख से तो कोई मर ही नहीं सकता है। ओके तो इंडिया ने अपनी जो कंडीशंस थी उसको इतना बेटर कर लिया है। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 इयर्स। लास्ट 30 इयर्स में इंडिया ने खुद को सेल्फ सफिशिएंट कर लिया है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में राइस और व्हीट का ही प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि इंडिया में हर टाइप के क्रॉप्स को ग्रो किया जाने लगा है, जिसकी वजह से जो हंगर के, फूड इनसिक्योरिटी को जो चांस है वो डाउन होते हुए जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन इन द एडवर्स वेदर कंडीशन हैज आल्सो बीन एंश्योर्ड विद अ प्रॉपर फूड सिक्योरिटी सिस्टम। और फूड की अवेलेबिलिटी भी इतनी है कि कोई एडवर्स वेदर कंडीशन भी आ जाती है ना तो उसको भी इंश्योर कर दिया जाता है और प्रॉपर फूड सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया जाता है। मतलब इतना फूड सिक्योरिटी है इंडिया में कि अगर कोई वेदर कंडीशन आ भी जाए ना, एडवर्स वेदर कंडीशन, तब भी इंडिया के पास में इतना है कि कोई इंसान भूख से तो नहीं ही मरेगा। ओके तो ये इंडिया की एडवर्स वेदर कंडीशन है। इंडिया की इतनी सक्सेसफुल हो चुका है, उसने अपने जो फ्यूचर रिस्क था ना उसको एक तरीके से प्रॉपर खत्म कर दिया है। इंडिया के पास में आज के टाइम में इतना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है कुछ टाइम के लिए, 1 ईयर तक के लिए, तो उसके पास इतना फूड सिक्योर है कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरेगा। तो हम ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है इंडिया ने कि जिसकी वजह से अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इंडिया को कभी हंगर से लेकर कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। फूड इनसिक्योरिटी का जो एक प्रॉब्लम इंडिया के क्वेश्चन मार्क था वो क्वेश्चन मार्क रिमूव हो चुका है। तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाई है इंडिया ने कि जिसकी वजह से हमने ये जो क्वेश्चन मार्क था फूड इनसिक्योरिटी का, इसको रिड्यूस कर दिया है। जो स्टारवेशन प्रॉब्लम थी, फैमिन की जो प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुके हैं। तो इसके लिए हमें उन पॉलिसीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उस स्कीम्स को पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा इंडिया में क्या हुआ जो ये सारी चीजें रिड्यूस हो चुकी हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के आंसर हमें कब मिलेंगे? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको करा रही हूँ इनको अच्छे से नोट कर लो, अपनी नोटबुक में समझ लो, जो नहीं समझ आता आप उसको कमेंट कर दिया करो। ओके बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में।